नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन की कवरेज का सबसे भव्य शो सिंहासन 403 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सिंहासन 403 में हम आपको सूबे की हर सीट के सियासी गुणागणित की जानकारी पूरे विश्लेषण के साथ समझाते हैं। हर सीट के उस सत्ते के पत्ते के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो किसी की जीत और किसी की हार तय करते हैं। इस शो में बिना लाग लपेट के हर उस राजनीतिक चेहरे से भी आपको रूबरू कराते हैं जो कि इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखता है। साथ ही आपको यह भी समझाते हैं कि 2022 के रण में किस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो विधानसभा चुनाव के तमाम सियासी समीकरणों के साथ शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे भव्य शो सिंहासन 403। यूपी में चुनाव मतलब एबीपी गंगा, और आज हम आपको पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की दो बहुत अहम सीटों की जानकारी पूरे विश्लेषण के साथ देने जा रहे हैं। पहले बात करेंगे पश्चिमी यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा सीट की, जहां 2017 में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने जीत दर्ज की थी। वहीं बुंदेलखंड के झांसी जिले की झांसी नगर सीट का भी पूरा सियासी समीकरण हम आपको समझाएंगे। और भाजपा यहां पर हैट्रिक की तैयारी कर रही है और आज हम आपको इन दोनों सीटों का पूरा सियासी समीकरण समझाने वाले हैं। आज पहले बात करेंगे पश्चिमी यूपी के अहम जिले गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा सीट की। जब से इस सीट का गठन हुआ है तब से यहां पर भाजपा का कब्जा रहा है। फिलहाल यहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, जिन्हें एक बार फिर से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या है इस सीट के समीकरण आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। विधानसभा सीट नंबर 61 नोएडा। इस सीट पर फिलहाल भाजपा का दबदबा है। देश की राजधानी दिल्ली से सटी ये विधानसभा सीट हॉट सीटों में से एक है। यहां से भाजपा ने मौजूदा विधायक पंकज सिंह पर ही फिर से भरोसा जताया है। बता दें, जब से ये सीट अस्तित्व में आई है तब से इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा है। पिछली बार के चुनाव में पंकज सिंह ने सपा के सुनील चौधरी को 1 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी थी। एक बार फिर से दोनों के बीच कांटे का मुकाबला रह सकता है, क्योंकि पंकज सिंह के खिलाफ सपा ने 2 बार के हारे सुनील चौधरी को फिर से मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस से पंखुड़ी पाठक ताल ठोक रही हैं। इस सीट पर मायावती ने कृपाराम शर्मा पर भाजपा के चक्रव्यूह को भेदने के लिए भरोसा जताया है। पहले चरण में ही सीट पर वोटिंग होनी है। 10 फरवरी को करीब 7 लाख मतदाता वोट डालकर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि सीट पर जीत के लिए सभी सियासी दलों ने अपने अपने दांव पेच चलने शुरू कर दिए हैं। जहां भाजपा केंद्र और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं सपा व्यापारी किसान समेत कई मुद्दों पर धार दे रही है। लेकिन जातिगत समीकरण देखें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण और बनिया वोटर्स हैं। उसके अलावा मुस्लिम, गुर्जर और यादव मतदाताओं का भी अच्छा खासा बोलबाला है। इस सीट के दिलचस्प मुकाबले में सियासी दलों की नजर जातीय गणित पर है। यूं तो इस सीट को भाजपा का अभेद्य किला माना जा रहा है, लेकिन इस बार सपा, बसपा, कांग्रेस ने भी जीत का परचम लहराने के लिए नई रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आइए अब आपको गौतम बुद्ध की नोएडा विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में नोएडा सीट पर करीब 49% मतदान हुआ था और भाजपा के पंकज सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। पिछली बार पंकज सिंह ने सपा के सुनील चौधरी को चुनाव में मात दी थी और वोटों का मार्जिन करीब 1,04,000 वोटों का था। 2012 में परिसीमन के बाद डिलिमिटेशन के बाद वजूद में आई नोएडा सीट 2007 में दादरी विधानसभा सीट का हिस्सा थी और उस दौरान बसपा के सत्यवीर सिंह गुर्जर विधायक थे। वहीं 2012 में इस सीट पर जब पहली बार चुनाव हुए तो भाजपा के महेश शर्मा विधायक बने। 2017 में भी ये सीट भाजपा के खाते में गई और यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने विरोधियों को शिकस्त दी। और वहीं अब बारी है आपको गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा सीट के उन
राजनीतिक कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जो कि इस बार चुनावी कुरुक्षेत्र में बाजी मारने को तैयार हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नाम आता है मौजूदा विधायक पंकज सिंह का, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भरोसा जाहिर किया है। दूसरे नंबर पर हैं सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी सुनील चौधरी, और एक बार फिर से सपा ने इन पर करिश्मा कर दिखाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा बसपा ने मैदान में उतारा है कृपाराम शर्मा को, और कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का जादू चलाने के लिए पंखुड़ी पाठक को यहां से टिकट दिया है। और अब बारी आपको नोएडा सीट के इन सभी प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी देने की, ताकि आपको इन सियासी रसूख और ताकत के बारे में इनकी अंदाजा लग सके। और इस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर आता है नोएडा से सिटिंग एमएलए पंकज सिंह का, जो भाजपा के युवा चेहरे हैं। इन्हें सियासत विरासत में मिली है। देश के पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं। अभी पंकज सिंह भाजपा के प्रदेश महासचिव भी हैं, और साथ ही साथ नोएडा के सभी तबकों के वोटर्स के बीच इनकी अच्छी पैठ समझी जाती है। और अब आपको नोएडा सीट के दूसरे सियासी दिग्गज के बारे में जानकारी देते हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी ने फिर से भरोसा भी जाहिर किया है। इनका नाम है सुनील चौधरी, जो इस बार फिर से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 2017 में रनर अप रहे सुनील चौधरी 2012 में भी चुनाव लड़े थे। गुर्जर बिरादरी में इनकी अच्छी पैठ समझी जाती है। और अब आपको तीसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में बता दें, जो कि इस सीट पर बसपा का बड़ा चेहरा है और 22 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और ये हैं कृपाराम शर्मा, जो कांग्रेस से 30 साल पुराना नाता तोड़ 11 दिसंबर 2021 को बसपा में शामिल हो गए। गाजियाबाद के एमएमएच कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करने वाले कृपाराम शर्मा बड़ा ब्राह्मण चेहरा हैं। ब्राह्मण और दलित वोटर्स के बीच में उनकी अच्छी पैठ है, और कांग्रेस में रहने के दौरान किसानों और व्यापारियों की मांगों को लेकर वो लगातार मुखर भी रहे। लेकिन अब बसपा में शामिल होने के बाद मायावती ने उन्हें नोएडा विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब चौथे कद्दावर चेहरे के बारे में आपको बता दें, जो कि इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं, और ये हैं पंखुड़ी पाठक, जिन्होंने छात्र राजनीति से सियासत में कदम रखा है और सपा की छात्र सभा में लगातार काम किया, सपा का पक्ष रखा। लेकिन अब वो सपा छोड़ कांग्रेस के साथ हैं, और इस बार प्रियंका गांधी ने उन पर भरोसा जाहिर करते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इनके पति अनिल भी अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। और अब सीधा रुख करेंगे पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा का। सर, आप गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट के प्रत्याशियों का ऐलान तो हो गया है, अब तो यहाँ भाजपा का दबदबा अब तक रहा है, लेकिन इस बार क्या आपको समीकरण नजर आ रहा है, और फिर से कमल खिलेगा या यहाँ पर कुछ बदलाव होगा? आपको कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, ये सीट भाजपा के लिए एक आसान सीट रही है, और यहाँ पर पंकज सिंह जो पिछले 5 साल से विधायक हैं, उससे पहले भी भाजपा के 2 विधायक रहे हैं उपचुनाव में, विमला बाथम और उससे पहले महेश शर्मा जी। जहाँ जीत का अंतर हमेशा बढ़ता जा रहा है। ये सीट अर्बन क्षेत्र है एक तरह से, और उत्तर प्रदेश की तरफ न देखकर यहाँ का मतदाता दिल्ली की ओर देखता है, और इसलिए उसे राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस नज़र से आप देख सकते हैं कि अगर प्रदेश का मतदाता तय करता है कि योगी जी को उसे दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना है, तो ये वो अर्बन मतदाता की जो सोच होगी वही नोएडा की सोच होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा चूंकि इसका ये गढ़ रहा है, इसके लिए इस बार भी कोई बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर बहुत कमजोर हुआ करती थी, अब धीरे धीरे उसने भी पांव पसारे हैं, और बसपा की पोजीशन पहले अच्छी थी, अब थोड़ी सी डामाडोल दिख रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़े बहुत समीकरण आगे पीछे हों, लेकिन भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दी। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए। और अब बारी है उन मुद्दों की जो कि इस विधानसभा चुनाव में नोएडा विधानसभा सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। नोएडा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है नोएडा प्राधिकरण से विवाद, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है गांव में लागू नक्शा नीति, जिसकी वजह से लोग नाराज हैं। और तीसरा बड़ा मुद्दा अपराध का है। हालांकि 2017 के बाद अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से यहां के लोगों को सहूलियत भी मिली है।
और बारी है उस सत्ते के पत्ते की जो नोएडा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और ये सत्ता का पत्ता है वो जातीय समीकरण जिसे साधने वाले की जीत का रास्ता इस सीट पर साफ हो सकता है। इस सीट पर ब्राह्मण, यादव, गुर्जर के अलावा प्रवासियों की तादाद अच्छी खासी है जो हार जीत तय करती आई है। और फिर से रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, आप नोएडा सीट पर जीत के लिए सत्ते का पत्ता तो जातीय समीकरण ही दिख रहा है। यहाँ पर ब्राह्मण, गुर्जर, यादव और प्रवासी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, तो आपको क्या लगता है क्या महत्वपूर्ण रहेगा इस बार? देखिए, आपने जैसे कहा कि यहाँ पर जातीय समीकरण के अनुरूप चीजें बदल सकती हैं, तो लेकिन मुझे ऐसी कोई आशंका या संभावना नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ पढ़ा लिखा मतदाता है और राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित रहा है और उसके लिए गली मोहल्ले की राजनीति कोई राजनीति नहीं है। अगर सपोज उसको लगता है कि भाजपा की जो इस समय नीतियां हैं प्रदेश में और देश में, अगर वो उसका समर्थक है तो वो भाजपा को वोट देगा, ना कि यहाँ की किस जाति का कौन मतदाता है, कौन प्रत्याशी है, इस पर वो ध्यान देगा। तो मुझे लगता है मुद्दे यहाँ के डिफरेंट हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की खिड़की है और यहाँ का मतदाता एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास मतदाता है, तो उसकी सोच एक सामान्य मतदाता से थोड़ी डिफरेंट होगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने दो विषयों पर हमारे दर्शकों को बताया अपनी राय के बारे में। और अब बात करते हैं बुंदेलखंड के सबसे अहम जिले झांसी की, जहां झांसी नगर सीट पर आज तक समाजवादी पार्टी का खाता ही नहीं खुल पाया है। वहीं भाजपा यहां की सियासी पिच पर हैट्रिक मारने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। क्या है झांसी नगर सीट के सियासी समीकरण, आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बुंदेलखंड का सबसे अहम जिला झांसी, जो आजादी के इतिहास को अपने में समेटे है। रानी लक्ष्मीबाई की वजह से झांसी की सबसे अलग पहचान है और इस जिले की सबसे अहम सीट है झांसी नगर, यानी कि यूपी विधानसभा सीट नंबर 223, जहां आजादी के बाद से ही ज्यादातर कांग्रेस और भाजपा का दबदबा रहा और मौजूदा वक्त में भी इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। हालांकि 2002 में इस सीट पर बसपा ने परचम लहराया था, तो 2007 में कांग्रेस का जादू चला था, लेकिन 2012 और 2017 के चुनाव में लगातार इस सीट पर कमल खिला है और रवि शर्मा इस सीट से दोनों बार विधायक बने। इस सीट पर शुरुआत से ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। आंकड़ों की माने तो यहाँ पिछले 11 चुनावों में 10 बार ब्राह्मण प्रत्याशी चुने गए। यही वजह है कि तमाम दल इस सीट पर ब्राह्मण चेहरे पर ही दांव लगाते हैं। इस बार झांसी नगर में 20 फरवरी को मतदान होना है, जिसकी वजह से यहाँ सियासी घमासान जारी है। पिछले चुनाव की बात करें तो भाजपा के रवि शर्मा ने बड़े अंतर से बसपा के सीताराम कुशवाहा को हराया था और अब एक बार फिर से 22 की जंग में सियासी दलों ने यहाँ जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यहाँ भाजपा इस सीट पर हैट्रिक लगाने के लिए बेताब दिख रही है, तो समाजवादी पार्टी खाता खोलने की जुगत में लगी है। बसपा भी इस सीट पर पूरा दम लगा रही है, तो कांग्रेस भी यहाँ बड़ा दांव खेलकर करिश्माई जादू करने के लिए ताकत झोंक रही है, जिसकी वजह से झांसी नगर सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। और चलिए बारी आपको झांसी नगर सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको यहाँ के सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में झांसी नगर सीट पर करीब 61% मतदान हुआ और भाजपा के रवि शर्मा ने इस सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के सीताराम कुशवाहा को चुनाव में मात दी थी। और अब आपको झांसी नगर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में भी जानकारी दिए देते हैं, जिससे आपको इस सीट के सियासी मिजाज को समझने में आसानी होगी। 2007 विधानसभा चुनाव में झांसी नगर सीट से कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य ने चुनाव जीता था। 2012 में यहां भाजपा के रवि शर्मा का जादू चला और 2017 में भी उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। और अब बारी है आपको झांसी नगर विधानसभा सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जिनका इस चुनाव में झांसी नगर सीट पर बड़ा प्रभाव है। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक रवि शर्मा का, जो इस बार जीत की हैट्रिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है सपा के कद्दावर नेता चंद्रपाल सिंह यादव। इनकी दावेदारी तय नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में इनका काफी रुतबा है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य हैं, जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। इनका भी इलाके में बड़ा सियासी रसूख है। और चौथे नंबर पर हैं बसपा के कैलाश साहू, जो 2009 में उपचुनाव जीते थे।
और अब बारी आपको झांसी नगर सीट के इन बड़े राजनीतिक चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से विस्तृत जानकारी देने की, जिससे आपको इनके सियासी रसूख के बारे में ठीक ठीक अंदाजा लग सके। और इस कड़ी में पहला नाम आता है मौजूदा विधायक रवि शर्मा का, जो 2012 में इस सीट से पहली बार भाजपा से विधायक बने, लेकिन इनका कद इतना बढ़ा कि 2017 विधानसभा चुनाव भी जीते। यूं तो इस सीट पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है। कहा यह जाता है कि रवि शर्मा ब्राह्मणों के साथ साथ सवर्ण समाज में भी मजबूत पैठ रखते हैं और इसकी बदौलत ये 2022 के लिए भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब बारी है झांसी नगर सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में आपको बताने की, जो कि इलाके में सपा का बड़ा चेहरा है और नाम है इनका चंद्रपाल सिंह यादव। सपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और 1996 में झांसी की गरौठा सीट से सपा के विधायक भी रहे हैं। साथ ही ICA यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया प्रशांत के अध्यक्ष भी हैं। आपको बताएं कि चंद्रपाल सिंह यादव को सपा सरकार में बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। और अब आपको झांसी नगर सीट के तीसरे कद्दावर चेहरे के बारे में बताते हैं, जिनकी दावेदारी तय नहीं है, लेकिन इलाके में कांग्रेस का ये बड़ा चेहरा है। इनका नाम है प्रदीप जैन आदित्य। इस सीट पर 2007 में कांग्रेस से ये विधायक रहे हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव जीतकर प्रदीप जैन केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और इस क्षेत्र में इनका सियासी कद भी बहुत बड़ा है। और वहीं अब आपको झांसी नगर विधानसभा सीट के चौथे कद्दावर नेता के बारे में बताते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के हैं और इनका नाम है कैलाश साहू, जो 2009 का उपचुनाव जीते थे और बसपा से इस सीट पर विधायक रहे हैं। एक बार फिर से बसपा इन पर दांव लगा सकती है, क्योंकि 2017 चुनाव में रनर अप रहे बसपा के सीताराम कुशवाहा सपा में शामिल हो चुके हैं। एक बार ये अपनी पत्नी और बच्चों के संग प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे थे। इन्होंने काम के बदले कमीशन का आरोप अफसरों पर लगाया था। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं अपने बुंदेलखंड के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार महेश पटेरिया जी का। सर, झांसी नगर सीट पर इस बार भाजपा की हैट्रिक लगेगी या सपा का खाता खुलेगा, या फिर कांग्रेस बसपा की तरफ इस बार की लहर जा सकती है? ऐसा है सर कि अभी तक चारों पार्टियों ने अपने जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके नाम ही डिक्लेयर नहीं किए। यह सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है कि इतना कम समय रह गया है। यहाँ नामांकन के लिए किसी नजदीक आने को है और एक भी दल ने अभी तक अपना नाम स्पष्ट नहीं किया है। तो ये बड़ी समस्या है इस बारे में, क्योंकि नाम आने के बाद परिस्थितियां भी बदलेंगी। ये समझ में भी आएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्ट होगा। जो बात अभी आप कर रहे थे कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर बिंदु है वो ब्राह्मण वोटर है, और निश्चित रूप से ये लगातार शुरू से ही, जब चुनाव शुरू हुए 1952 से लगातार ये स्थिति बनी रही है कि ब्राह्मण चेहरे को ही यहाँ पर, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहा हो, जीत हासिल हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो करीब 8 बार अगर बीजेपी के साथ, आप कह रहे हैं ब्राह्मण चेहरों का दबदबा रहा है, ब्राह्मण वोटर्स का यहाँ पर दबदबा रहा है। और अब आपको बताते हैं मुद्दे कौन कौन से हैं इस क्षेत्र के। बड़ा मुद्दा नगर सीट झांसी का बंद सूती मिल एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बंद सूती मिल और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। झांसी नगर सीट पर रेलवे कोच फैक्ट्री भी एक मुद्दा है। तो नगर सीट झांसी पर ये बड़े मुद्दे, 3 बड़े मुद्दे हमने आपको बताए। झांसी नगर सीट के ये बड़े मुद्दे। बड़ा मुद्दा बुंदेलखंड की झांसी नगर सीट का, और 3 बड़े मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री, सूती मिल और बेरोजगारी, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर वोट हो सकता है। तो एक तरफ जहां भाजपा फिर से जीत का यहां दावा कर रही है, मौजूदा विधायक रवि शर्मा बेहतर कानून व्यवस्था के दम पर फिर से मैदान में है। तो झांसी नगर सीट से सपा की टिकट को संभावित दावेदार आकाश यादव की माने तो इस बार वो यहां साइकिल दौड़ा देंगे। जिस तरीके से शांति का राज झांसी में कायम हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई उन अराजक तत्वों के खिलाफ, जो जिनसे झांसी की आबो हवा गंदी होती थी,
उन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो यहाँ के मंदिरों पर कब्जे किए थे, उन सांप्रदायिक ताकतों से झांसी को जहाँ एक और मुक्ति दिलवाई गई, वहीं दूसरी ओर वो मजलूम और गरीब मुस्लिम लोग जो मंदिर पर कब्जा किए थे, उन्हें भी सरकार से बात करके कि नहीं साहब, ये गरीब लोग हैं, इनको आवास देना चाहिए हमको, हमें BPL कार्ड देना चाहिए, उनकी भी व्यवस्था कराई थी। माने समानता से सबके साथ व्यवहार हुआ। तभी तो मैं कहता हूं कि झांसी की जनता बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से ये जानती है कि उनका प्रतिनिधि के रूप में कौन झांसी का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में ठीक से कर सकता है। 2 बार से सीट बीजेपी की आई है, उससे पहले BSP की सीट रही है, कांग्रेस की भी सीट रही है, कभी भी हमारी समाजवादी पार्टी की सीट झांसी में नहीं आई है। तो इसके चलते ही हमने ये लोगों से वादा किया था कि अगर इस बार समाजवादी पार्टी की झांसी से सीट निकलती है तो इस बार आपको विकास भी अलग से देखने को मिलेगा झांसी के अंदर। और वही बारी है उस सत्ते के पत्ते की जो झांसी नगर सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और ये सत्ता का पत्ता है ब्राह्मण वोट, जिसे साधने वाले की जीत का रास्ता इस सीट पर साफ हो सकता है। लगभग 4 लाख मतदाताओं वाले इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी ही विधायक बनते रहे हैं। और इसी के साथ सिंहासन 403 के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।